और विदर्भ का मुख्यमंत्री हो। आपसे जो बात कर रहा है प्राध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पिसे, ये विदर्भ का मुख्यमंत्री करके बात कर रहा है। तीसरी बार बने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। तो ऐसे झूठे आदमी के बयानों पे विश्वास करना कतई संभव नहीं है। दाल नहीं गलेगी तो उसको 2100 रुपये किया। 2100 करते करते जो विरोध कर रहे थे महागाड़ी वाले, उन्होंने बोला कि हम 3000 रुपये देंगे। कोई कह रहा है हम ये देंगे, कोई कह रहा है वो देंगे। सवाल ये है कि आप देंगे कहाँ से। हमारा कहना है कि संविधान का आर्टिकल नंबर 1 आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और प्रिय राहुल जी आपने पढ़ा है। मैं चुना हुआ आमदार हूँ 53 दक्षिण नागपुर विधानसभा का। दक्षिण नागपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय समाज पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कृष्णराव पिसे ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बाइक रैली निकालकर पूरे जोश के साथ दक्षिण नागपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। महान्यूज 7 से बात करते हुए डॉक्टर रमेश पिसे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी व महाराष्ट्र राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखे प्रहार करते हुए उन्हें देश और राज्य के लिए हानिकारक बताया। आज चुनाव प्रचार की तोपें ठीक 5 बजे थम जाएंगी। ऐसे में रमेश पिसे हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार और इस बार उम्मीदवारी रही है इस इलेक्शन में दक्षिण नागपुर से। बताइए कि किस दिन से आपने ये चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मैं प्राध्यापक एडवोकेट डॉक्टर रमेश पिसे, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय ओबीसी जनमोर्चा, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन मोर्चा, इनका समर्थित कैंडिडेट हूँ और राष्ट्रीय समाज पक्ष का मैं अधिकृत उम्मीदवार हूँ। मैंने मेरा प्रचार ये सिर्फ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में नहीं किया, ये हमारे जहन में पहले से है। अगर 70-75 साल की हम इस देश की राजनीति देखें तो जिस प्रकार से ये राजनीति करवट ले रही है तो सिर्फ वो दो ही साइड में होती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तीसरा पर्याय कभी हमने दिमाग में लाया ही नहीं। और वो तीसरा पर्याय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हमने 2015 में ही उसकी पहल की जंतर मंतर पे। मेरे साथ में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के ऑल इंडिया के हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गोपाल ऋषिकर भारती जी है। साथ में हमारे डॉक्टर आशिया जी जो ओबीसी सेल के ऑल ओवर इंडिया के प्रमुख है वो है। सती भावनी जी है, हमारी बहनाएं हैं। और मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। पक्ष तो मायने रखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। सवाल ये है कि 75 साल की आज़ादी के बाद में हमको हासिल क्या हुआ। सिर्फ हम सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं के बराबर है। कभी ये आता है कभी वो आता है, ये इसको गाली देता है वो इसको गाली देता है। ये कहते हैं कि भाई वो भ्रष्टाचारी है और वो कहता है वो भ्रष्टाचारी है। हमारा मानना है ये दोनों भ्रष्टाचारी है। तो अभी तीसरे पर्याय को सामने लाना, इसके सिवाय लोकशाही और संविधान का कोई सुरक्षा कवच बचा नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर इस भारत देश में कहीं अल्लाह है, भगवान है, मोहम्मद पैगंबर है या गुरु गोविंद सिंह जी है या कोई भी भगवान है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान है। संविधान बचा, हमारे मूलभूत अधिकार बचे तो ही हम बचेंगे। और ये जो इंडिया आघाड़ी एनडीए आघाड़ी है या महाराष्ट्र की महायुति और महाविकास आघाड़ी है, इनको जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उसके कुछ मैं आपको प्रमाण देता हूँ। ये अभी कह रहे हैं कि भी हम ओबीसी की जात न्याय जनगणना करेंगे। तो जितने सालों में कांग्रेस की सरकार थी सभी आयोग उन्हीं के काल में बने लेकिन किसी पे अमल नहीं हुआ। और राहुल जी आज कह रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ लेकिन भावनाएं अलग है, हकीकत अलग है। रहा सवाल हमारे तीसरी बार बने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का, तो उनके बातों पे कितना विश्वास करना ये तो समझ के यानी परे है। वो झूठ बोलने में नंबर 1 है। तो ऐसे झूठे आदमी के बयानों पे विश्वास करना कतई संभव नहीं है, क्योंकि 2017 में उन्हीं के सरकार के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने संसद में ये कहा
कि अगर 19 में हमारी सरकार आती है तो हम ओबीसी की जात न्याय जनगणना करेंगे। सरकार लोगों ने लाई, लेकिन उन्हीं के पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने कोर्ट में हलफनामा दिया, नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ ओबीसीज कास्ट वाइज सेंसेस। अभी ओबीसी की जात न्याय जनगणना करने की आवश्यकता नहीं, मतलब सरकार में आने के लिए आवश्यकता है लेकिन बाद में नहीं है। अभी थोड़ा सा वर्तमान की तरफ चलते हैं हम। महायुति सरकार ने हमारी लाडली बहनों को पहले 1500 रुपये देने का वादा किया। उनको लगा कि 1500 रुपये में दाल खिचड़ी नहीं पकेगी, दाल नहीं गलेगी, तो उसको 2100 रुपये किया। अब सवाल यह है कि इनका 2100 करते करते जो विरोध कर रहे थे महागाड़ी वाले, उन्होंने बोला कि हम 3000 रुपये देंगे। रमेश पिसे का यह सवाल है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं मतदार हूँ और मुझे हक बनता है क्योंकि मैं इनकम टैक्स पेई हूँ। हमारे इनकम टैक्स का पैसा आप किसी में फुकट में नहीं बांट सकते। ये मेरे भाई दुकान चलाते हैं, जीएसटी हर चीज़ पे देते हैं, हम चीज़ खरीदते हैं उस पर पैसा देते हैं। आपने बगैर हमारी राय लिए किसी को पैसे बांटने का निर्णय कैसे लिया? अगर आपको कुछ करना है तो उन बहनाओं को आप अच्छी रोज़गार दो, नौकरी दो, व्यवसाय करने के लिए उनको आप मदद करो। अगर नौकरी में अगर आपको लगता है कि भी डेली वेजेस में उनको 500 के बजाय आप 1000 दे रहे हो, वी विल थैंकफुल टू यू। लेकिन आप फुकट में उनकी शक्तियों का आप अनादर कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, ये अच्छे भाई का लक्षण नहीं है। मुझे दूसरी बात ये आपको पूछनी है आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को और यहाँ के शासन प्रशासन को और सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप सो रहे हो क्या? कोई कह रहा है हम ये देंगे, कोई कह रहा है वो देंगे। सवाल ये है कि आप देंगे कहाँ से? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आएगा? आपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, समाज कल्याण की पूरी योजनाएं बंद कर दी और वो पैसा आपने लाडली बहना में दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो KG to PG सभी बच्चों को आप मुफ्त एजुकेशन दो, उनको रोजगार दो। सरकारी नौकरियां है, सहकार क्षेत्र में नौकरियां है, खाजगी क्षेत्र में नौकरियां है, वो आप दो, वहाँ पे आप आरक्षण लागू करो। और पहले मोदी जी और राहुल जी और आपके जो भी लेफ्ट राइट सपोर्टर है वो सब एक जगह बैठे और तय करें कि अगर आपको जनगणना करनी है तो तुरंत करो और सभी तबके को उनके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दो। सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, अगर कोई रोजगार करता है, खेती चलाता है, खेत मजदूर है, रिक्शा चलाता है, हर एक को उनके संख्या के अनुपात में जो भी गवर्नमेंट के तरफ टैक्स आता है उसका बंटवारा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम ओबीसी इस भारत देश में 60% 60% है तो 100 रुपये में से 60 रुपये ये ओबीसी के खाते में डाइवर्ट करो, 14-15 रुपये आप शेड्यूल कास्ट के खाते में डाइवर्ट करो, 8 रुपये आप शेड्यूल ट्राइब के खाते में डाइवर्ट करो, मुस्लिम भाइयों को डाइवर्ट करो, अल्पसंख्यकों को डाइवर्ट करो। आप 3% लोग पूरे शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था में हो। रिजर्वेशन लेना है तो आप लो, 3.5% वाले लोगों ने आपने रिजर्वेशन लेना और 96.5% लोगों को आप खुली छूट दो। उनको अपने खुद के अधिकार चुनने का अधिकार है। उनको आप संविधान की अगर रक्षा करने वाली अगर बात करते हैं हमारे राहुल जी और नरेंद्र मोदी साहब, तो मैं ये दोनों को पूछता हूँ, कोई जेब से संविधान निकालता है, कोई वहाँ पे पार्लियामेंट पे जाके माथा टेकता है। हमारा कहना है कि संविधान का आर्टिकल नंबर 1 आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और प्रिय राहुल जी आपने पढ़ा है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा हूँ, LLM कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मुझे समझ में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। अगर इंडिया दैट इज़ भारत ये संविधान का पहला सेंटेंस है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और प्रिय राहुल जी आप हिंदुस्तान क्यों इस्तेमाल करते हो? ये कहाँ से आया? आप पहले ही संविधान का अपमान कर रहे हो और जो कोई मांग नहीं रहा है ऐसी मांगे आप उनको दे रहे हो। अगर करना है तो आप ये महिलाओं को रोजगार दो, हमारे युवा लोगों को आप नौकरियां दो, जो भी अगर वो कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उनको आर्थिक मदद दो। लेकिन आप फुकट में 140 करोड़ जनता को अपना भिखारी समझ के उनकी इंसानियत और उनका जो वजूद है उनका आप मस्करी या मजाक मत करो। आने वाले दिनों में आपको बहुत
मुश्किलें जाने वाली है। अगर सही में आप फुले शाहू आम्बेडकर संविधान और शिवराय के अगर आप वंशज हो तो आपने सभी तबके का आदर करना सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अल्टी पल्टी में यही आते हैं, हमारा एक नारा है, रमेश पिसे ने ये लिखा है कि अगर रमेश पिसे आमदार करके चुन के आता है तो मैं कोई आमदार का पगार, कोई पेंशन और कोई भत्ते नहीं लूँगा। अगर 288 आमदारों में से किसी के अगर पन्ने पे यह है तो मैं उसको सैल्यूट करूँगा। वाह, क्या बात। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए, कोई पगार नहीं चाहिए, कोई आमदार का भत्ता नहीं चाहिए। ऐसा अगर आपको जनसेवा करनी है तो करो ना। इसलिए मेरा एक स्लोगन है जो मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, प्रस्थापितों की जनसेवा। प्रस्थापितों की जनसेवा ये तो सिर्फ बहाना है, असल में उन्हें अपना परिवार चलाना है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, ABCD कोई भी फ्रंट हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को एस्टैब्लिश करने में, अपने परिवार को और अपने संप्रदाय और समुदाय को एस्टैब्लिश करने में लगे हैं। उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। मैं आम आदमी का उम्मीदवार हूँ और मुझे विश्वास है कि लोगों ने आम आदमी के साथ में जाना चाहिए। जब तक आम आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा और इस देश का संविधान सुरक्षित तभी रह सकता है जब रमेश पिसे के साथ में ये जो पूरे बंदे हैं ये खुल के लोगों को सवाल करें कि आप अगर वोट करने वाले लोग हो तो पहले आप जिस प्रतिनिधि को वोट करते हो उसका किरदार तो देखो, उसका कैरेक्टर तो देखो, उसने कौन से सवाल उठाए ये तो देखो, उसके आमदनी का स्रोत क्या है ये तो देखो, कहाँ से पैसे आते हैं। अगर वो कोई आपको खुली छूट देता है, दारू बांटता है, मटन खिलाता है, बड़ी बड़ी रैलियां निकालता है, बड़ी बड़ी सभाएं लगाता है, रोड शो लगाता है, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? उतने में तो बहुत सारी योजनाएं बनती है। मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अच्छा शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था ये दे सकता हूँ। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सवाल करता हूँ भाई जी। परसों हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसी बात पे एक चर्चा की है। अगर आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो प्रिविलेजेस देते हो वो आप अपक्ष आमदार को, अपक्ष उम्मीदवार को भी दो या छोटे पक्ष के उम्मीदवार को भी दो, यानी उनके लिए कोई भी चुनाव चिन्ह आरक्षित। और हमारे लिए 8 दिन पहले हमको चुनाव चिन्ह मिलेगा, ये एप्पल मैं कहाँ कहाँ तक पहुँचाऊँगा। अगर आपको लगता है कि इस देश में सही चुनाव होने चाहिए तो हर इलेक्शन के वक्त, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो या अपक्ष हो, हर वक्त आप फॉर्म भरते वक्त नए से आपको ड्रॉ सिस्टम से आपने वो चुनाव चिन्ह लेना चाहिए और कॉमन फ्रंट पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने जितने भी इस 53 दक्षिण नागपुर विधानसभा के उम्मीदवार हैं आप सबको यहाँ बुलाइए और पूछिए कि भाई आपके एजेंडे क्या है, आपके पार्टी के एजेंडे क्या है। और जो आपने वादे और कस्में की थी, पृथक विदर्भ का मुद्दा हमारा अहम मुद्दा है, जनगणना का मुद्दा हमारा अहम मुद्दा है। कोई किसान, कोई काश्तकार, कोई खेतिहर आदमी आत्महत्या ना करे, ये हमारा मुद्दा है। महिलाओं को आप सक्षम बनाइए, युवकों को रोजगार दीजिए, ये हमारा मुद्दा है। अगर ऐसे मुद्दे आपके पास में है तो यहाँ पे आप डिबेट अरेंज कीजिए और कोई अगर कहता है कि रमेश पिसे के सवाल का वो जवाब दे सकता है तो मैं उसको सैल्यूट करूँगा। आप अपने चैनल के माध्यम से डिबेट अरेंज कीजिए और लोगों को पूछिए कि आप एक ही परिवार के लोग कितने बार चुन के आ रहे हो, तुम ही मंत्री, तुम्हारे ही लड़के, तुम्हारे नाती पोती, तुम्हारे समधित, बाकी लोगों ने क्या करना। रमेश जी, एक सवाल ऐसा उठता है कि जैसे जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हें जो परेशानियां हुई है परमिशन लेने में, चुनाव चिन्ह लेने में जो लेट हुआ है, क्या इसका चुनाव परिणाम पे कोई असर पड़ेगा? क्या ये उन निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ जाएगा विषय? देखिए, अभी तक निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में बड़े पक्षों की ये धारणा है कि इनसे हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ, चाहे टीम ए हो या बी हो, आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों को परेशानी होने वाली है। दूसरी बात यह है कि मान के चलो कि अभी तक कभी नहीं था भाई साहब, 2600 रुपये हमको फायर ब्रिगेड के देने पड़े। अब कौन सी आग लगा रहे हैं हम और कहाँ लगेंगी? 2600 रुपये हमसे ले रहे हैं, यहाँ से चलने के टैक्सेस अलग ले रहे हैं। मेरा घर मेरा ऑफिस है,
मेरी कुर्सियाँ मेरी प्रॉपर्टी है, उसके पैसे आप भरो। ये फूल माला के पैसे, ये हमारे कैमरामैन है, हर चीज़ की फ़ोटो लेते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ही लगता है तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, इसका पैसा उस कैंडिडेट के खर्चे में डालो। आप पार्टी के खर्चे में क्यों डालते हो? क्योंकि जब आप बैलेट पेपर में देखेंगे, देयर इज़ नो नेम ऑफ द पार्टी, देयर इज़ नेम ऑफ द कैंडिडेट and the symbol of the candidate and the serial number. When there is no name of party, so almost all expenses that should be included in the head of individual expenses of the candidature, not of the party. पार्टी का अपना अलग रोल है। हम थोड़ा सा विदर्भ के बारे में आपके चैनल के माध्यम से, जो वर्तमान मंत्री बीजेपी के केंद्र के हैं आदरणीय नितिन जी गडकरी, जिन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था कि आप हमको चुन के दो, 1 महीने में हम पृथक विदर्भ देंगे, वो स्टैम्प पेपर की कॉपी रमेश पिसे के आवाज में आज भी है। उनके दरवाजे पे जाओ तो बोलते अभी भूल जाओ। हमारे पिछले मुख्यमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री इतने झूठ बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उनको ही मालूम नहीं। बोले जब तक मैं विदर्भ पृथक विदर्भ नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। लेकिन गलती से कर ली। अभी बच्ची की शादी हो रही है, वो मेरी भांजी है, मैं उसका मामा हूँ। मैं हमारे दामाद जी को पूछना चाहता हूँ कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? कम से कम विदर्भ तो अलग कर दो। 1 नंबर का झूठ। अगर ये विदर्भ अलग किया तो यहाँ के पूरे विदर्भ के 11 जिलों के जनता को पूरा न्याय मिल सकता है। हम कांग्रेस को भी यही कहते हैं कि आपने भी ये बार बार वादे किए, सत्ता में आते हो भूल जाते हो। लेकिन रमेश पिसे जब से उसने होश संभाला तब से विदर्भ के समर्थन में मैं लड़ रहा हूं और मरते दम तक लड़ूंगा। और ये पृथक विदर्भ हम लेकर रहेंगे। मैं आपको कहता हूं, मैं जब खड़ा था तभी मैं चुन के आया हूं। मैं चुना हुआ आमदार हूं 53 दक्षिण नागपुर विधानसभा का और विदर्भ का मुख्यमंत्री हो। आपसे जो बात कर रहा है प्राध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पिसे, ये विदर्भ का मुख्यमंत्री करके बात कर रहा है। हमारे विदर्भ के साथ में आप छलावा नहीं कर सकते, हमारी भावनाओं के साथ आप छलावा नहीं कर सकते। जनता ने थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भैया आपने काफ़ी मेहनत ली, काफ़ी समाज की सेवा की, अभी ये दोनों ग्रुप को आराम करने दो और जो सामान्य जनता है उनको आने दो। इनकी प्रॉपर्टी अगर बढ़ती है, ये अगर मेरे भैया बड़े बनते हैं तो इनकी भी प्रॉपर्टी बढ़ने दो ना। नेक्स्ट टाइम इनका नंबर लगाओ, फिर बाद में इनका नंबर लगाओ, तो धीरे धीरे सबका साथ सबका विकास तब हो सकता है। नहीं तो सबका साथ और मेरा ही विकास, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमेश जी, अब आते हैं दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र के आपके चुनावी प्रचार पर। कितने मतदाताओं तक आपने इन दिनों में अपनी पहुंच बनाई है और क्या लगता है आपको, हवा कैसी है? कुछ नहीं है, हवा सिर्फ और सिर्फ एप्पल की है। सेफ है तो सेफ है। कितने मतों से जीत रहे हैं आप? मैं मतों की परवाह नहीं करता। जीत जीत होती है, हार हार होती है। मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ और विदर्भ का मुख्यमंत्री हूँ। सबको न्याय तभी मिलेगा जब आप मुझे साथ दोगे। ये थे रमेश पिसे, जिन्होंने अपने आप को विदर्भ का एक मुख्यमंत्री करके प्रेजेंट किया हुआ है। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।